की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की जाबाजी की बात करते हैं। भारतीय सेना ने अपने एक जवान की शहादत के बदले पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मार गिराया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने पीओके के भिंबर इलाके में पाकिस्तान की 2 चौकियों को तबाह भी कर दिया। दरअसल कल सुबह से ही एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी की जा रही थी। भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था। इसी गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हुआ, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाने का फैसला किया और उसके 5 सैनिकों को ढेर कर दिया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि वैसे तो भारत किसी को छेड़ता नहीं है और जब कोई भारतीय सीमाओं से खिलवाड़ करता है तो उसे छोड़ता नहीं है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। जम्मू से पवन शर्मा जुड़े हुए हैं और दिल्ली से संदीप बोल जुड़े हुए हैं। पवन, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। बड़ी कामयाबी है ये भारतीय सेना की। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और एक के बदले 5 पाकिस्तानी जवानों को ढेर किया है। बिल्कुल, भारतीय सेना ने बदला लिया है। अपना एक जवान जो शहीद हुआ था रजौरी के मंजाकोट में, और उसका बदला पाकिस्तान के 5 सैनिकों को ढेर करके लिया है। कई पाकिस्तानी सैनिक उनके घायल हुए हैं। भिंबर जो इलाका पीओके का है, वहाँ पर भारतीय सेना की ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है और 2 पोस्टें उनकी तबाह की गई हैं। 5 जवान उनके मारे गए हैं और कई जवान पाकिस्तानी सेना के घायल हुए हैं। वहाँ पर जो एम्बुलेंस थी वो भी देखी गई। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि काफ़ी हलचल वहाँ पर पोस्टों के पास रही, जिस तरह से भारतीय सेना ने कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की थी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का वायलेशन करके रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा था और वहाँ पर खमियाजा भुगतना पड़ा है पाकिस्तान को। हमारा एक जवान शहीद हुआ है और बदले में भारतीय सेना ने उनके 5 जो सैनिक थे उनको ढेर कर दिया है। जी बिल्कुल। और भारतीय सेना ने किस तरह से इन 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने की रणनीति बनाई, पवन? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार पुंछ और रजौरी का जो एलओसी का इलाका है, लगभग 1 दर्जन के करीब जो सेक्टर जो बिल्कुल एलओसी के साथ सटे हुए हैं, उन इलाकों में पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार फायरिंग कर रही थी और भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही थी। लेकिन बीती रात पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट, मनकोट, मंजाकोट और तारकुंडी जो रजौरी और पुंछ के एलओसी के साथ सटे हुए इलाके हैं, इन इलाकों में हैवी फायरिंग और हैवी मोटार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और जिसका भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई वहां पर की है और तड़के पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया। भिंबर जो वहां पर पाकिस्तान की जो बड़ी पोस्टें थी, जिन इलाकों से भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जाता था पिछले कई दिनों से, वहां पर ज़बरदस्त फायरिंग भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ रही और वहां पर ही पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। तड़के की बात करें, आज जो तड़के वहां पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। 5 उनके सैनिक मारे गए हैं, कई सैनिक उनके जो हैं वो घायल हुए हैं। पूरा इलाका जो भिंबर का है उस इलाके को हिट किया गया है भारतीय सेना की ओर से। पवन, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद इतना तय है कि पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया होगा, तो ऐसे में अभी सीमा पर हालात क्या हैं? अभी की अगर हम बात करें तो पूरा अलर्ट है एलओसी के ऊपर। रजौरी, नौशहरा से लेकर पुंछ का जो पूरा इलाका है एलओसी का, वहाँ पर क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही थी, घुसपैठ की आशंका को देखते हुए ही भारतीय सेना पूरी अलर्ट पर थी और वहाँ से उस पार से लगातार रिहायशी इलाकों को इसलिए टारगेट किया जा रहा था कि ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान लोगों को बचाने में लगा रहे और जो रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, कुछ गैप्स हैं, उन इलाकों से आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके।
तो वही कार्रवाई पाकिस्तान की जो थी वो एक साजिश उनकी लगातार चल रही थी। अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले भी मेंढर में 3 घुसपैठिए मार गिराए थे जो उस पार से घुसपैठ की कोशिश में थे इस इलाके की। और पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार भारतीय सेना की जारी थी वो अभी भी चल रही है। और अब आगे अगर बात करें, हम इस समय की बात करें तो पूरे LOC के ऊपर फिलहाल जो है वो फायरिंग रुक रुक कर मंजाकोट इलाके में अभी भी जारी है। लेकिन बीती रात और कल पूरा दिन हैवी फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती रही है, जिसका भारतीय सेना ने भी करारा जवाब जो है पाकिस्तान को दिया है। संदीप, जैसे पवन बता रहे हैं कि अभी भी लगातार वहां से फायरिंग की जानकारियां आ रही हैं, ऐसे में अब आगे की जो रणनीति है वो क्या होगी? देखिए प्रीति, अगर हम लोग सीज़फायर वायलेशन की बात करें जो पाकिस्तान लगातार जो है अपने इलाके से भारतीय सीमा पे करता है, इस साल अब तक 2000 से भी ज़्यादा बार सीज़फायर वायलेशन कर चुके हैं पाकिस्तान। और लगभग जो है हर सीज़फायर वायलेशन का जवाब जो है भारतीय सेना ने बड़ी मजबूती से दिया, तगड़े तरीके से दिया। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वहाँ से घुसपैठ करा पाने में जो है नाकामयाब हो रहा है आतंकियों की। ना सिर्फ सीमा पर हम लोग आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, बल्कि हिंटरलैंड में भी यानी कि अंदर भी तकरीबन 100 के आसपास अब तक आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। भारतीय सेना की रणनीति बिल्कुल साफ है, जब तक आप उधर से कुछ भी नहीं करोगे, हम लोग सिर्फ अपनी एरिया को हम लोग गार्ड करते हैं, हम किसी की दूसरे एरिया में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। और LOC के दूसरी तरफ जो है हम लोग नहीं जाते हैं अमूमन। और ऐसे में अगर उधर से कोई कार्रवाई होती है तो यहाँ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि प्रीति, हम लोग कोशिश ये करते हैं, भारतीय सेना कोशिश ये करती है कि जब भी जवाबी कार्रवाई की जाए तो वहाँ पे जो सिविलियंस है उनको बिल्कुल निशाना ना बनाया जाए। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से ही जो है अपने आर्टिलरी गन पोजीशन जो है गांव के नज़दीक में रखता है, ताकि अगर रिटेलिएशन हुआ तो उनको नुकसान होगा और उसका एक बार इशू बनाएंगे। लेकिन भारतीय तकनीक और भारतीय जो कह सकते हैं कि सूझबूझ इतनी ज़बरदस्त है सेना की कि वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो है यहाँ से जो है रिटेलिएशन करते हैं और वो सीधा उसी जगह पे जाके गिरता है जहाँ से कि पाकिस्तान जो है फायरिंग कर रहा है। तो कह सकते हैं कि कम नुकसान हो नीचे जो है, और जो खास तौर पे कि उन पोस्ट पे जहाँ से कि सबसे ज़्यादा फायर आ रहा है उनको निशाना बनाया जाता है। आसपास जो लोग रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं वहाँ पे, उनको कभी भी निशाना नहीं बनाया जाता। और यही कह सकते हैं कि एक्यूरेसी है भारत और पाकिस्तान की रणनीति में, कि भारत चाहता है कि सिर्फ जवाब दिया जाए, वहाँ के सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान हर बार ये कोशिश करता है कि हमारे सिविलियंस भी निशाने पर आए, और जो होता हमें देखा भी है इस मामले में भी। इधर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और इस मामले में पुलिस ने लश्कर के 3 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आतंकियों के पास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की नकदी के साथ भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए हैं। ड्रग्स की कीमत 100 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉडल को बस्ट किया। हमने इसके साथ 3 लश्कर तोयबा का टेरर एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया हमने। उसका कब्जे से टोटल 21 kg हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है, और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। हमारे साथ संदीप, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होना कैसे आतंकियों की कमर तोड़ने वाला है? बिल्कुल प्रीति, अगर हम लोग घाटी की बात करें तो घाटी में जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो गया है आतंकियों को। जिस तरीके से फ़ौज की तरफ से कार्रवाई जारी है, इधर NIA लगातार जो है ऐसे लोगों को जो है धर दबोच रहा है जो कि सीधे तौर पर आतंकियों को फंडिंग करते थे, चाहे वो पत्थरबाजी के तौर पर हो या फिर दूसरी तरीके की फंडिंग हो। चूँकि अब ये जो है नार्को टेररिज्म के तौर पर जो है पैसा पाकिस्तान से पंप किया जा रहा है, हम लोगों को रूट समझना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो इसमें है। सबसे ज़्यादा ओपीएम जो है वो अफगानिस्तान में होता है। दुनिया का 87% ओपीएम जो है वहाँ पे होता है अफगानिस्तान में। चूँकि वो लैंड बाउंड्री जो है पूरी तरह से लॉक्ड है, तो ऐसे में पाकिस्तान के ज़रिए ही जो है पाकिस्तान में जो तस्कर है वो लोग वहाँ से ओपीएम लेके आते हैं और वहाँ पे जो है केमिकली इसको प्रोसेस करने के बाद कोकेन तैयार की जाती है। उसके बाद जो है इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है और इससे जो पैसा आता है उस पैसे को सीधे तौर पर आतंकी फंडिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, आतंकवाद में खर्च किया जाता है। और यही
वजह है कि आईएसआई जो है हमेशा से कोशिश करता है कि जो अगर आतंकी की घुसपैठ नहीं हो पा रही है तो स्मगलर्स के ज़रिए जो है वो पैसा और नशीले पदार्थ जो है वो भिजवाने की कोशिश करता है। इसीलिए पिछले महीने एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से आईएसआई ने तकरीबन 6 से 7 ऐसे स्मगलर्स थे जिनको बाकायदा रूट देखने के लिए भेजा गया था, क्योंकि जब वो वहाँ से आते बड़ी कामयाबी है संदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर एक और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो ये कि चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप मांगा है। बताया जा रहा है कि इसी ने मतदाता जागरूकता पर बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसी के तहत ये जानकारियां हासिल करना बहुत जरूरी है। और उसमें ये खबर है कि चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप मांगा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ईसी ने मतदाता जागरूकता पर बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा की है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसकी तैयारियों के तहत यह कदम काफी अहम है। इधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार से कांग्रेस नाराज है। सरकार में मुद्दों की अनदेखी होने से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के फैसलों में कांग्रेस की राय नहीं लेने से भी पार्टी नेता नाराज बताए जा रहे हैं। सरकार म्हणूनही आमचे काही प्रश्न आहेत, सरकार म्हणून सुद्धा काही प्रश्न आहेत, काही गोष्टी आहेत। आम्ही ज्यावेळेस बसतो एकत्र त्यावेळेस आमच्या अपेक्षा साहजिकपणे सरकार म्हणून सुद्धा माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून आहेत आणि त्यामुळे ती चर्चा सुद्धा आमची झालेली आहे। कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। यूपी के मेरठ में सीओ ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनके बाद सीओ ट्रैफिक संजीव देसवाल ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। इसके साथ ही सीओ दफ्तर में तैनात 31 सिपाही भी क्वारंटीन कर दिए गए हैं और दफ्तर को बंद कर दिया गया है। लालू यादव ने अपने 73वें जन्मदिन पर अस्पताल में केक काटा। चारा घोटाले के मामले में जेल में सजा काट रहे लालू यादव इन दिनों रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वो अपना इलाज करवा रहे हैं। इस मौके पर एक वार्ड में लालू यादव के केक काटने का वीडियो सामने आया। दावा किया गया कि इस बीच वो वीडियो कॉल से अपने परिवार के साथ जुड़े हुए थे। लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर उनके समर्थकों और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर की आरती उतारी। इसके बाद गरीबों को खाने पीने का सामान बांटा, जिस पर लोगों की भीड़ भी वहां टूट पड़ी और लूट मच गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया और धक्का मुक्की का माहौल बन गया। भीड़ में छोटे बच्चे और महिलाएं शामिल थीं, जो खाने का सामान लेने की कोशिश करते दिखे। बिहार के मुंगेर में भी लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने उनके लिए लंबी उम्र की कामना करते हुए हवन किया। लालू यादव के जन्मदिन पर पूजा पाठ करने के बाद उनके समर्थकों ने गरीबों में खाने के पैकेट बांटे। महामाया शक्ति स्वरूपनी देवी आवाहन अग्नि प्राण प्रतिष्ठायाम आचमन्यानि समर्पयामि भगवन् श्री अग्नि। कोरोना पर अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,86,579 पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 1,41,029 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 8,102 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,33,632 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना के 9,996 नए मरीज सामने आए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 94,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 36,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 32,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार हो चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 11,600 है।
कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे देश में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 20 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 7,32,000 के पार पहुँच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,93,000 के पार है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,91,000 से भी ज़्यादा है। और पांचवें नंबर पर अब भारत आ गया है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 2,86,579 है। दिल्ली के इंद्रलोक पुलिस थाने पर कुछ लोगों ने जमकर पथराव करते हुए फायरिंग की। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिनमें पुलिस थाने के गेट के बाहर मौजूद कुछ लोग थाने के अंदर पत्थर फेंकते दिखे। इस दौरान एक परिसर में खड़ा पुलिस वाला जमीन पर गिर गया, जबकि कुछ लोग अंदर घुसे और पुलिस वालों से मारपीट करने लगे। इस बीच एक लड़का लाठी से एक आदमी को पीटता भी दिखा। लोगों को काबू में करने की कोशिश नाकाम होते देख पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि एक शिकायत लेकर एक आदमी और आरोपी थाने पहुंचे थे, लेकिन वहीं दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन आरोपी अपने साथियों के साथ दोबारा आए और पथराव कर दिया। एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और 3 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। सादकीन है जो इनिशियली जो शॉपकीपर से झगड़ा किया था, वो अरेस्ट हो गया है। शाहरुख एक और था, इनका रिलेटिव है, वो भी उनके साथ था। और आशकीन है एक दूसरा भाई, वो भी अरेस्ट हो गया। हमने 186, 353, 307 में केस रजिस्टर किया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 4 बच्चे बीच नदी में फंस गए। बताया गया कि जिस वक्त चारों बच्चे नदी को पार कर रहे थे, उसी वक्त नदी उफान पर आ गई। सभी बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को लगी, उन्होंने चारों बच्चों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी गलती सभी की जान ले सकती थी। ऐसे में लोगों ने पहले एक रस्सी ली और फिर एक दूसरे के हाथों में थाम कर हाथ बच्चों के पास पहुंचे और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात और बंगाल को लेकर वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा के एक ट्वीट पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भड़क गए हैं। इतिहासकार गुहा ने ब्रिटिश लेखक फिलिप स्प्रट के 1939 में की गई एक टिप्पणी का हवाला देते हुए गुजरात को बंगाल से उलट, आर्थिक रूप से आगे और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा बताया। रामचंद्र गुहा ने फिलिप स्प्रट के लेख का एक हिस्सा ट्वीट करते हुए लिखा, गुजरात हालांकि आर्थिक रूप से काफी आगे है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक पिछड़ा राज्य है, जबकि इसके विपरीत बंगाल आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से काफी आगे है। रामचंद्र गुहा के इस ट्वीट पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने आपत्ति जताते हुए रीट्वीट किया, पहले अंग्रेज से जो फूट डालकर राज करना चाहते थे, अब ये बुद्धिजीवियों का ग्रुप है जो भारतीयों को बांटना चाहता है। भारतीय इनकी चाल में नहीं फंसेंगे। गुजरात महान है, बंगाल महान है, भारत एकजुट है, हमारी सांस्कृतिक बुनियाद मजबूत है और हमारी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बीच सड़क पर कार मोड़ने की वजह से हादसा हो गया। बाइक पर आ रहा एक लड़का कार से टकरा गया। इस हादसे में लड़के को कोई चोट नहीं आई, बल्कि वो कार से टकराने के बाद उठकर खड़ा हो गया। तस्वीरों में एक कार सड़क पर जाती दिखाई दी। इस दौरान वहां से कई और गाड़ियां भी गुजरी। इस बीच सड़क को खाली देख कार वाले ने यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार आ रही मोटरसाइकिल उसे टकरा गई, जिसके बाद लड़का उछलकर कार की दूसरी तरफ जा गिरा। इस हादसे में लड़के को कोई चोट नहीं आई। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीरें हैं, जहां एक कार यू टर्न ले रही थी और अचानक से तेजी से आती हुई मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। हालांकि राहत की बात यही थी कि इस हादसे में इस लड़के को चोटें नहीं आई। इधर राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को टूट से बचाने के लिए अब सोनिया गांधी ने दखल दिया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे सोनिया गांधी से सलाह के बाद आज शाम को जयपुर पहुंचेंगे। पार्टी के विधायकों से संपर्क के लिए सोनिया गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को ऑब्जर्वर बनाया है, जो पहले से ही जयपुर में मौजूद हैं। आज शाम कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक होनी है, जिनमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि आज शाम पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी, जिनमें रणनीति पर चर्चा के साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया है। राजस्थान के सीएम ने बीजेपी के आरोप उनको लगाया है और कांग्रेस के कुछ विधायकों को 25 करोड़ तक की पेशकश की बात की है, लेकिन उनके विधायक एकजुट हैं, ये भी बात उन्होंने साफ की। करोड़ों अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, आप बताइए कि क्या सुन रहे हैं, कैश स्टाम्प पे हो रहे हैं जयपुर के अंदर, कौन बेच रहा है? और बाद में ये एडवांसरी बातें हो रही है, आप दीजिए 10 करोड़ एडवांस दे दीजिए, बाद में 10 और देंगे, फिर 5 और देंगे, तो क्या हो रहा है? और खुला गेम हो रहा है।